नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला में। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10th सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको यहाँ पर आपकी सोच डेवलप करने के लिए मदद कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये समझ जाते हैं कि कैसे पढ़ना है तो हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है। क्योंकि बच्चे अक्सर पढ़ लेते हैं लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि एग्जाम में इससे कैसे जो है वो क्वेश्चन आएगा या उसका कैसे आंसर देना है। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो आपके अच्छे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज की क्लास के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इसका हमने एक लेक्चर नंबर 1 कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटिकल साइंस की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर रखा है। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है और पावर शेयरिंग हम कैसे कैसे करें। पिछली क्लास के अंदर हमने जो है 2 कंट्री के एग्जाम्पल से समझा था। एक कंट्री थी बेल्जियम, एक थी श्रीलंका। बेल्जियम ने पावर शेयर कर ली तो उसको कुछ अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिले, अच्छे आउटकम्स देखने को मिले। श्रीलंका ने पावर शेयर नहीं की तो उसको नेगेटिव आउटकम्स देखने को मिले। तो इससे हमको ये पता चलता है कि पावर शेयरिंग जो है वो जरूरी है। अब पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है ये आज की क्लास में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर शेयर हम कैसे कैसे कर सकते हैं। हम स्टार्ट करें कि पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए उससे पहले हम ये जान लेते हैं डेमोक्रेसी क्या है, क्योंकि हम पावर शेयरिंग की डेमोक्रेसी के अंदर बात कर रहे हैं। हम किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिक्टेटरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ मिलिट्री रूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर मोनार्की की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर करना नहीं या नहीं करना कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि मोनार्की के अंदर पावर शेयर वैसे भी नहीं होती, सारी पावर राजा के साथ में। डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग करना जरूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है उससे पहले आप डेमोक्रेसी का मतलब ही समझ लो। तो अगर मैं बोलूं डेमोक्रेसी से आप लोग क्या समझते हो, डेमोक्रेसी से आप लोग क्या समझते हो, तो ये मान लेते हैं अपनी जो है वो डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी के जो है वो कुछ फीचर्स हैं। क्या फीचर है कि जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर जितनी भी पावर का सोर्स है वो किसके पास में है, लोगों के पास में। क्योंकि लोगों के पास में पावर है किसी को भी पावर में बैठाना या उसको पावर से हटाना। तो डेमोक्रेसी का जो सोर्स है, डेमोक्रेसी का जो सोर्स है वो कौन है, पीपल। और पीपल ही क्या है, सोर्स ऑफ डेमोक्रेसी। मोनार्की के अंदर जो है वो सोर्स ऑफ पावर जो है वो पीपल नहीं है, या पीपल जो है वो सोर्स है किसके, पीपल है सोर्स। इसको आप ऐसे ज्यादा लिख सकते हो, पावर के। मोनार्की के अंदर पावर का सोर्स जनता नहीं है जबकि राजा है, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर पावर का सोर्स कौन है, जनता है। अभी अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो अभी सारी चीजें आपको जो है बड़े आराम से समझ में आएगी। अगर आप पहला वाला लेक्चर देखेंगे तो ये वाला लेक्चर आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, जब पावर शेयरिंग की डिमांड होती है तो आप कैसे कैसे रिएक्ट करते हो और उसका रिजल्ट कैसे कैसे आता है वो हमने जाना। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए और पावर शेयरिंग हम कैसे कैसे करें। तो हम जो है वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे। तो डेमोक्रेसी के कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ बेसिक फीचर्स देख लेते हैं अपन। डेमोक्रेसी के अंदर जितनी भी पावर है उसका सोर्स कौन है, वहां की जनता। दूसरा क्या है, जो जनता है वो सेल्फ रूल करती है। जनता जो है वो सेल्फ रूल करती है विद हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जनता लोगों को चुन के भेजती है, वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अलग अलग डिमांड के लिए जनता के अलग अलग इंस्टीट्यूशन क्रिएट करती है, और जनता जो है वो उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो डायरेक्ट जो है बताती है। और एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि सेल्फ रूल है लोगों का। रोल क्या, लोग क्या चाहते हैं, वो किस तरीके से रूल होना चाहते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर इसकी आज़ादी है, ना कि मोनार्की या मिलिट्री रूल या डिक्टेटरशिप के अंदर। आगे देखो, डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो रिस्पेक्ट की जाती है।
किसकी? डाइवर्स ग्रुप की। जितने भी डाइवर्स ग्रुप्स हैं, एक कंट्री के अंदर बहुत तरीके के लोग रहते हैं और डेमोक्रेसी में उन सभी लोगों की जो है वो रिस्पेक्ट की जाती है। अभी अगर यही मोनार्की की बात कर ले तो मोनार्की के अंदर हर एक सोशल ग्रुप की रिस्पेक्ट नहीं होगी। मोनार्की में उसकी रिस्पेक्ट होगी जो राजा का या राजा की फैमिली का है। मिलिट्री रूल में उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी जो आर्मी का है, बाकी लोगों की इतनी रिस्पेक्ट नहीं होगी। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर आप कोई भी आदमी हो, सबकी रिस्पेक्ट की जाती है। ये अभी बेसिक फीचर्स पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी का। अभी अपन ने ये नहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए उससे पहले हम जान लेते हैं डेमोक्रेसी क्या है या डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है। उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने आपको 3 बताए। जो है डेमोक्रेसी के अंदर हर एक जनता का रोल होता है इन पॉलिसी मेकिंग। कोई भी लॉ बनता है डेमोक्रेसी के अंदर तो उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जनता पार्टिसिपेट करती है। फॉर एग्जांपल कल जो है हमारी सरकार एक लॉ लेके आ जाती है और आप बोलते हो सर मैंने तो उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मैंने तो लॉ के अंदर अपनी कोई भूमिका निभाई नहीं। आपने वोट तो दिया था, जब आपने जिस आदमी को वोट दिया उस आदमी ने आपके बिहाफ पे पॉलिसी बनाई, तो आपने इनडायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया। डायरेक्ट पार्टिसिपेट कैसे करते हो? फॉर एग्जाम्पल ग्राम पंचायत है, उसके अंदर कोई डेवलपमेंट का काम कराना और सरपंच ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और पूछा कि कहाँ कहाँ रोड बननी चाहिए। आपने बोला कि गांव के उस इलाके में रोड बननी चाहिए, तो आपने वहां पर तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किया पॉलिसी मेकिंग में और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया नेशन या पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो है डेमोक्रेसी के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पावर है, डेमोक्रेसी के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग पीपल। जितनी भी पॉलिटिकल पावर है वो लोगों के अंदर जो है लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर है, जो पॉलिटिक्स में पावर है या जो सरकार है, वो किसी भी एक आदमी के पास में नहीं है, वो अलग अलग लोगों के पास में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जब मैंने आपको डेमोक्रेसी के इतने सारे फीचर बताए, इससे आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी के अंदर पावर किसी एक आदमी के हाथ में नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर पावर जो है वो अलग अलग लोगों के हाथ में है। समझ में आ गया? डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि पावर शेयरिंग, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग नहीं है तो वो एक तरह से डेमोक्रेसी ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को चुन के भेजा, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, वो प्राइम मिनिस्टर अपनी मन मर्जी से रूल कर रहा है। ठीक है, आपने इलेक्शन के थ्रू भेजा, वो तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो गया, लेकिन इलेक्शन के बाद जो रूल है वो एक तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? पावर शेयरिंग। तो अब ये सवाल ये आता है कि डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग करनी चाहिए या वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इन डेमोक्रेसी। इसके 2 पहलू है, एक तो क्यों सही है और क्यों जरूरी है, प्रूडेंशियल रीजंस और मॉरल रीजंस। मॉरल रीजन मतलब वाई इट इज राइट, प्रूडेंशियल रीजंस वाई इट इज एफिशिएंट। पहले हम मॉरल रीजन से स्टार्ट करते हैं कि पावर डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, उसके मॉरल रीजंस क्या है। ये अपन ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, ये सही क्यों है, व्हाई इट इज राइट। तो आपसे सवाल 2 तरीके से पूछ सकता है। ये जो है वो आप पावर शेयरिंग के मॉरल रीजंस लिखिए, ये पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, इसके मॉरल रीजंस क्या है। या फिर आपसे डायरेक्ट ये सवाल पूछ सकता है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज राइट, इसके रीजंस बताइए। तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो पावर शेयरिंग जो है वो एक वैल्यूएबल चीज है। डेमोक्रेसी के अंदर सबसे कोई वैल्यूएबल चीज है तो वो पावर शेयरिंग है। इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयर नहीं है तो वो डेमोक्रेसी ही नहीं है। दूसरा, अच्छा मैं इसमें यहां लिख देता हूं ऊपर, हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉरल रीजंस। मॉरल रीजंस मतलब व्हाई इट इज राइट। डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, उसके मॉरल रीजंस क्या है, या पावर शेयरिंग क्यों सही है, या व्हाई इट इज राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? पावर शेयरिंग क्या है? एक वैल्यूएबल चीज है। एक क्या है? वैल्यूएबल चीज है। डेमोक्रेसी के अंदर सबसे वैल्यूएबल चीज ही यही है कि पावर जो है कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं है, पावर का कैसा है? डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा मैंने क्या बताया कि जो पावर शेयरिंग है वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। मैंने अभी आपको बताया
ये दोनों एक तरह से पॉइंट सिमिलर ही हैं। डेमोक्रेसी की अगर स्पिरिट या जान जिसको बोलते हैं वो क्या है, पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग जो है वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की जान है। अगर डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग नहीं है तो जो है जान अगर निकल गई बॉडी से तो फिर डेमोक्रेसी भी कुछ काम की नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी लॉ बनता है ना, वो लॉ रिस्पेक्ट करता है किसको? उन लोगों को जो उस लॉ से क्या होंगे, अफेक्टेड बाय। डेमोक्रेसी के अंदर मैं कोई भी लॉ बनाऊं, वो लॉ जिन लोगों के लिए मैं बना रहा हूं वो लॉ उन लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं ये मानता हूं कि जैसे मेरा एक सोशल ग्रुप है, मैं किसान हूं, ऐसा मान लेते हैं मैं किसान हूं, और मेरे लिए सरकार ने एक लॉ बनाया, लॉ बनाया। अब मैं चाहता था कि मेरे लिए ये बदलाव होने चाहिए और सरकार ने मैंने जो चाहा उसके विपरीत कुछ बना दिया, तो यहां पर मेरी रिस्पेक्ट नहीं हुई। डेमोक्रेसी के अंदर लॉ जितने भी बनते हैं जो जनता चाह रही है उसी पे लॉ बनाया जाता है। अगर जनता कुछ और चाह रही है और लॉ किसी और चीज का बना दिया, इसका मतलब जो है पावर शेयरिंग यहां पर नहीं हो रही है, क्योंकि अपने मन मर्जी से लॉ बना दिया गया है। राजा की मर्जी, मोनार्की का रूल देख लो, राजा की मर्जी है जैसा लॉ बना सकती है। जरूरी नहीं है वो लॉ आपको पसंद आए या नहीं पसंद आए, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में जितने भी लॉ बन रहे हैं और वो लॉ जिन लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं वो लॉ ऐसे होते हैं कि उन लोगों की रिस्पेक्ट करें या उन लोगों के इंटरेस्ट के साथ मैच करें। ऐसे ही हवा में लॉ नहीं बना देते। आगे देखो, जितने भी लोग हैं उनके पास राइट है कि वो कैसे गवर्न होना चाहते हैं। मतलब ये लगभग सारे पॉइंट एक जैसे ही कह रहे हैं। डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी लोग हैं उनके पास में ये राइट है कि वो कैसे गवर्न होना चाहते हैं। मतलब वो उनको क्या लॉ चाहिए, क्या उनको चेंजेस चाहिए, क्या उनको और एडिशन में चाहिए, ये सारी चीजें रखने की उनके पास में आजादी है। मोनार्की के अंदर आजादी नहीं है। राजा जनता से ये नहीं पूछता कि तुमको क्या चाहिए या तुमको क्या नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो सरकार लोगों से पूछती है कि तुमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो लोगों से कंसल्ट किया जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कंसल्ट नहीं किया जाता। एक सच्ची डेमोक्रेसी, या अपन जिसको लेजिटिमेट डेमोक्रेसी बोलते हैं, लेजिटिमेट डेमोक्रेसी, उसका मतलब ही यही है कि वहां पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा पीपल का पार्टिसिपेशन, ज्यादा से ज्यादा पीपल का पार्टिसिपेशन। तो मैंने आपको मॉरल रीजंस कितने बताए, 5। बाय पावर शेयरिंग इज राइट, उसके 5 आपको पॉइंट लिखने, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। या व्हाट आर द मॉरल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग, तो ये 5 पॉइंट है। क्या क्या 5 पॉइंट है मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ। पावर शेयरिंग जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल है डेमोक्रेसी के अंदर। सबसे ज्यादा कोई वैल्यूएबल चीज है डेमोक्रेसी के अंदर तो वो क्या है, पावर शेयरिंग। दूसरा पॉइंट क्या बताया, पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। तो अगर आप पावर शेयरिंग को हटा दोगे तो डेमोक्रेसी से उसकी स्पिरिट निकल जाएगी, मतलब उसकी जान निकल जाएगी, इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। तीसरा मैंने पॉइंट बताया कि डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी लॉ बनता है ना, वो जो लॉ जिन लोगों को अफेक्ट कर रहा है वो लॉ ऐसा होता है कि उनके इंटरेस्ट का होता है। समझ में आ रहा है? अगर उनको वो नहीं पसंद है तो ऐसा लॉ हम डेमोक्रेसी में नहीं बनाते। चौथा मैंने रीजन आपको ये बताया कि डेमोक्रेसी के अंदर जो सरकार है और जो जनता है उसके पास में राइट है, या जनता के पास में राइट है, उससे पूछे सरकार कि आपको कैसे जो है क्या नए चेंजेस चाहिए, या क्या आपको पसंद आ रहा है या क्या पसंद नहीं आ रहा है। तो लोगों से कंसल्ट किया जाता है डेमोक्रेसी के अंदर, बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कंसल्ट नहीं किया जाता। और एक सच्ची डेमोक्रेसी वही है जिसके अंदर पावर को जो है शेयर किया जाए, या लोग जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो उसको आप डेमोक्रेसी नहीं बोलते हो। तो ये तो थे मॉरल रीजन। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिकल रीजंस की या प्रूडेंशियल रीजंस की। प्रूडेंशियल रीजंस, अब ये प्रूडेंशियल रीजंस क्या होता है, इस पे आप लिख सकते हो व्हाई इट इज एफिशिएंट। पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीजंस बताए या पावर शेयरिंग एफिशिएंट क्यों है ये बताएं। तो अगर आप रिकॉल करोगे पिछला वाला लेक्चर तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि श्रीलंका और बेल्जियम के अंदर दोनों में पावर शेयरिंग की डिमांड हुई
और बेल्जियम ने पावर शेयर कर दी तो बेल्जियम के उसको कुछ पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिले, श्रीलंका ने पावर शेयर नहीं की तो श्रीलंका को कुछ नेगेटिव आउटकम्स देखने को मिले। तो अपन उन दोनों कहानी से जो है ये प्रूडेंशियल रीजंस लिख सकते हैं कि जब अगर आप पावर शेयर करते हो, पावर शेयर जब आप करते हो तो आपकी कंट्री के अंदर जो है वो बेटर आउटकम्स आते हैं, पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं। मैंने आपको बताया बेल्जियम के अंदर कैसे आउटकम्स आए, पॉजिटिव आउटकम्स, क्योंकि उन्होंने पावर शेयर कर दी। श्रीलंका के अंदर उन्होंने पावर शेयर नहीं की तो उसको उनको नेगेटिव आउटकम्स देखने को मिले। तो पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीजन पहला क्या है कि ये जो है वो बेटर आउटकम्स या बेटर रिजल्ट को जनरेट करता है। दूसरा इसका रीजन क्या है, अगर आप लोगों के अंदर पावर शेयर कर दोगे तो लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई है, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि सभी पूरी मारामारी पावर की है, किसके पास ज्यादा पावर है। तो अगर आप पावर ही बांट दोगे तो जो लोग लड़ रहे थे पावर को लेकर वो सारे शांत हो जाएंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, मतलब सरकार जो है वो स्टेबली काम कर पाएगी, तो देश के अंदर जो सरकार है वो स्टेबल रहेगी। वरना सरकार क्या है, हट जाएगी, कभी ये पावर में आ जाएंगे, कभी ये पावर में आ जाएंगे, तो स्टेबिलिटी नहीं बनी रहेगी। तीसरा रीजन मैंने क्या बनाया, नेशनल की यूनिटी बनी रहेगी, नेशन की यूनिटी बनी रहेगी, और जो पार्टीशन की बातें हो सकती है, पार्टीशन की जो बातें हो सकती है वो खत्म हो जाएगी। मैंने आपको श्रीलंका की एग्जांपल में बताया था कि श्रीलंका ने जो है पहले पावर शेयरिंग की डिमांड की, उनकी डिमांड नहीं मानी गई तो उन्होंने बाद में पार्टीशन की बात कर दी कि हमको तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, हमको हमारी अलग कंट्री दे दो। तो अगर पावर शेयर कर दी होती तो पार्टीशन नहीं होता, पार्टीशन नहीं होता इसका मतलब नेशन की जो है वो यूनिटी क्या होती है, बनी रहती है। इसमें जो लास्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि अगर किसी के पास में पावर है और वो पावर को अब्यूज करता है तो वो जो है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती है या मेजॉरिटी को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। श्रीलंका के अंदर हमने ये देखा कि श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उसने पावर को अब्यूज किया, तो उसकी वजह से देश का तो नुकसान हुआ ही हुआ, उनका खुद का भी नुकसान हुआ, क्योंकि सिविल वॉर हुआ। तो सिविल वॉर में मेजॉरिटी के लोग भी मरे, माइनॉरिटी के लोग भी मरे, मेजॉरिटी लोगों को भी रेफ्यूजी बन के रहना पड़ा, माइनॉरिटी को भी रेफ्यूजी रहकर बनना पड़ा, माइनॉरिटी की भी लाइवलीहुड चली गई, मेजॉरिटी की भी लाइवलीहुड चली गई। तो आप अगर पावर शेयर नहीं करोगे और कंसंट्रेशन ऑफ पावर रखोगे और पावर को एक्सप्लॉइट करोगे तो वो आपको भी नुकसान देगा। तो ये है पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीजन या व्हाई पावर शेयरिंग इज एफिशिएंट। तो मॉरल रीजन में भी मैंने आपको 5 रीजन बताए, प्रैक्टिकल रीजन में भी 5 रीजन है। 5 रीजन क्या है एक बार वापस देख लो। पावर शेयरिंग जो है एक बेटर आउटकम जनरेट करता है, पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो खत्म कर देता है या सिविल वॉर नहीं होने देता है। कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया है, सिविल वॉर नहीं हो रहा है, तो देश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी हुई है। देश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी हुई है तो कोई भी अलग कंट्री की डिमांड नहीं कर रहा है, तो पार्टीशन की डिमांड नहीं कर रहा है, पार्टीशन की डिमांड नहीं कर रहा है तो देश की यूनिटी बनी रहेगी। और लास्ट हमने पढ़ा कि अगर आप पावर को अब्यूज करते हो तो इसका नुकसान आपको भी झेलना पड़ता है, सामने वाले को भी झेलना पड़ता है और पूरे देश का जो है वो नुकसान हो जाता है। तो ये तो है पहली चीज। दूसरी चीज हमने ये जान लिया, पावर शेयरिंग करना बढ़िया बात है, मॉरल रीजंस और प्रूडेंशियल रीजंस। अब बात करते हैं कि पावर शेयरिंग अपन कैसे कैसे कर सकते हैं। पावर शेयरिंग कैसे पहले अपन ने जाना पावर शेयरिंग सही है या गलत, 2 कंट्री के एग्जांपल से। जब हमने ये जान लिया पावर शेयरिंग सही है तो पावर शेयरिंग सही क्यों है, इसके 2 रीजंस, मॉरल रीजंस और प्रैक्टिकल रीजंस। अब हमको जब पता चल गया पावर शेयरिंग सही है, पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, मॉरल रीजंस और प्रूडेंशियल रीजंस। अब हम बात करेंगे पावर शेयर हम कैसे कैसे कर सकते हैं। कि सर आपने बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोली कि पावर शेयर करना बढ़िया बात है, इससे ये फायदा होता है, ये फायदा होता है। सर हम पावर शेयर करें कैसे, या डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयर कैसे की जाती है, तो इसका जो है हम नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो यही है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अगर आप देखोगे तो हमने शुरुआत की व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये नीचे आना चाहिए था, ये ऊपर चला गया। व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी के अंदर हमने पहले डेमोक्रेसी का मतलब जाना, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है, फिर हमने पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है या पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए उसके मॉरल रीजन जाने, फिर हमने ये जाना पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए इसके प्रूडेंशियल रीजन या व्हाई पावर शेयरिंग इज एफिशिएंट। अब इसको ऐसे देख सकते हो, पीपीटी में क्या लिखा हुआ है देखो, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, पीपल आर सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है,
कि जितनी भी पावर है उसका सोर्स कौन है? जनता। डेमोक्रेसी के अलावा कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उठा के देख लो, मोनार्की उठा के देख लो, मिलिट्री उठा के देख लो, डिक्टेटरशिप उठा के देख लो, पावर का जो सोर्स है मोनार्की के अंदर किंग होता है, मिलिट्री के अंदर जो मिलिट्री का हेड है वो होता है, और डिक्टेटरशिप के अंदर पावर का सोर्स सिर्फ एक आदमी होता है। डेमोक्रेसी के अंदर पावर का सोर्स कौन होता है? एक आदमी नहीं, पूरे देश की जनता। फिर अदर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के अंदर लोग खुद ही रूल करते हैं, लोग खुद ही रूल कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आपने रिप्रेजेंटेटिव भेजा, और इनडायरेक्टली है, और डायरेक्टली ग्राम पंचायत के अंदर आपने डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किया। डेमोक्रेसी के अंदर रिस्पेक्ट की जाती है डाइवर्स ग्रुप्स और व्यूज की, आइडियाज की, सभी आइडियाज सभी ग्रुप्स की रिस्पेक्ट यहाँ पर की जा रही है। एवरीवन हैज रोल इन मेकिंग ऑफ पॉलिसी या पब्लिक पॉलिसी। कोई भी डिसीजन अगर डेमोक्रेसी के अंदर लिया जा रहा है तो उसमें हर एक आदमी की जो है वो भूमिका रहती है। ऐसा नहीं है कि जो है वो राजा ने लॉ निकाल दिया और किसी से पूछा नहीं। डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होता है कि प्रधानमंत्री ने लॉ निकाल दिया, अकेले वो लॉ नहीं निकाल सकते, एक पूरा प्रोसीजर है लॉ निकालने का। तो हर एक आदमी जो है पब्लिक पॉलिसी या डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी सिटीजन एज पॉसिबल। जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर जो पावर है वो आप ज्यादा से ज्यादा जनता के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो, तभी वो अच्छी डेमोक्रेसी है। तो ये तो डेमोक्रेसी के फीचर्स है। अब ये कुल मिला के जितने भी फीचर्स है ना, ये किसकी बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर है वो एक आदमी के हाथ में नहीं है, और पावर कैसे है? अलग अलग लोगों के हाथ में है। तो अब सवाल ये आता है, वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी? तो इसके मॉरल रीजंस क्या है? मॉरल रीजंस देख लो। सबसे पहले क्या कह रहा है? इट एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। पावर शेयरिंग क्या है? वैल्यूएबल है। सेकंड क्या बताया? पावर शेयरिंग इज फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या है? फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये एक नंबर का आपका क्वेश्चन बन सकता है कि फंडामेंटल ऑफ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? तो पावर शेयरिंग जो है वो फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी की आत्मा है पावर शेयरिंग। ठीक है। तीसरा, एनी लॉ इन डेमोक्रेसी मस्ट वैल्यू ऑल दोज हु विल बी अफेक्टेड बाय लॉ। डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी लॉ बना रहे हो, वो लॉ उन लोगों, जिन लोगों के लिए वो लॉ बनाया गया है, उन लोगों को वो लॉ रिस्पेक्ट करे, उनकी जो इच्छा है उसको पूरा करे। ऐसा नहीं है कि लोग कुछ और डिमांड कर रहे हो और आपने कुछ और बना दिया। फोर्थ पॉइंट, पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे वांट टू बी गवर्न्ड। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास में ये हक है कि उनसे पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए डेमोक्रेसी में, या क्या नहीं चाहिए, कैसे गवर्नमेंट काम करे, ये लोगों से पूछे। और ये हक आपको सिर्फ डेमोक्रेसी देता है, और कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको ये नहीं देता है। लेजिटिमेट डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड लेजिटिमेट व्हेन सिटीजंस एक्टिवली एंगेज्ड इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। मतलब एक सच्ची डेमोक्रेसी वही डेमोक्रेसी है जिसके अंदर लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं जितने भी इवेंट्स होते हैं डेमोक्रेसी के। फॉर एग्जांपल चुनाव हो गया, या लॉ बनाने की बारी आ गई, या सजेशन देने की बारी आ गई, तो लोग जब तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी कुछ काम की नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्शन करवाया और इलेक्शन में किसी ने वोट ही नहीं डाला, तो फिर वो काहे की डेमोक्रेसी? तो जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो एक सच्ची डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है। तो ये तो है मॉरल रीजंस। इसके आगे मैंने लिखा हुआ है व्हाई इट इज राइट। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द मॉरल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग और व्हाई पावर शेयरिंग इज राइट, एक्सप्लेन। तो आपको ये 5 पॉइंट लिखने हैं। अब अपन बात कर लेते हैं प्रूडेंशियल रीजंस की, या व्हाई पावर शेयरिंग इज एफिशिएंट। तो व्हाई पावर शेयरिंग इज एफिशिएंट देख लो, प्रूडेंशियल रीजंस या व्हाई पावर शेयरिंग इज एफिशिएंट। पहला क्या है? इट स्ट्रेसेस दैट पावर शेयरिंग ब्रिंग्स बेटर आउटकम्स। मैंने आपको बताया बेल्जियम ने पावर शेयर किया तो उसको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिले, श्रीलंका ने पावर शेयर नहीं की तो उसको कुछ नेगेटिव आउटकम्स देखने को मिले। इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अगर आप पावर शेयर कर दोगे तो लोगों के अंदर लड़ाइयाँ नहीं होगी, तो कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे। इट इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर देश में लड़ाई नहीं होगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या सरकार की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अगर सरकार की स्टेबिलिटी बनी रहेगी और लोग आपस में नहीं लड़ेंगे तो नेशनल यूनिटी या नेशन की यूनिटी बनी रहेगी, या नेशन के पार्टीशन की बात कोई भी नहीं करेगा। फिर मैंने बताया था अब्यूज ऑफ पावर बाय मेजॉरिटी डिस्ट्रॉय मेजॉरिटी एज वेल।
जो पावर को अब्यूज कर रहा है वो पावर अब्यूज उस आदमी को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। हमने श्रीलंका के एग्जाम्पल से पढ़ा, सिन्हाला लोगों ने पावर का अब्यूज किया और उससे तमिल्स को तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन सिन्हाला लोगों को खुद को भी नुकसान हुआ। तो ये तो थे डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स पढ़े। फिर हमने पढ़ा वाई पावर शेयरिंग इज राइट, वाई पावर शेयरिंग इज एफिशिएंट, या वाई पावर शेयरिंग के मॉरल रीजंस या पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीजंस। दोनों में मैंने 5-5 पॉइंट लिखा है। इसका मतलब ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 5 नंबर का नहीं तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो आ सकता है। पावर शेयरिंग के मॉरल रीजंस और पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीजन दोनों पे आ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं पावर शेयरिंग के फॉर्म्स कि सर बहुत बढ़िया बातें कर ली, पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, पावर शेयरिंग के क्या क्या फायदे हैं, सब गिना दिया आपने। अब आप ये तो बता दो पावर शेयरिंग करते कैसे हैं। तो पावर शेयरिंग हम डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पहला जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पहला कैसा है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल का मतलब तो होता है वह लेटी हुई लाइन। पहला फॉर्म क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसके अंदर क्या होता है ना, पावर जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में डिवाइडेड है। सरकार ने अलग अलग ऑर्गन्स बना रखे हैं और अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में जो पावर का डिवीजन है उसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब सरकार के कितने ऑर्गन्स हैं, आप सबको पता है सरकार के 3 ऑर्गन्स हैं। एक है आपकी लेजिस्लेचर, एक है आपकी एग्जीक्यूटिव और एक है आपकी जुडिशरी। जब मैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलता हूं इसका मतलब पावर जो है वो एक ऑर्गन के पास में नहीं है, सारी पावर जुडिशरी के पास में नहीं है, सारी पावर एग्जीक्यूटिव के पास में नहीं है, सारी पावर लेजिस्लेचर के पास में नहीं है। पावर इन तीनों के बीच में क्या है, डिवाइडेड है। अगर एक आदमी के एक ऑर्गन के हाथ में नहीं और 3 ऑर्गन के हाथ में, तो कुल मिला के पावर क्या हो गई, डिवाइड होगी। इसमें क्या है ना, हर एक ऑर्गन के पास में इक्वल पावर है, या सॉरी हर एक ऑर्गन जो है वो इक्वल लेवल पे है। जितने भी लेवल है इसमें से ये नहीं बोल सकता कि जुडिशरी ऊपर है और लेजिस्लेचर नीचे है, या एग्जीक्यूटिव नीचे है और जुडिशरी नीचे है, या जुडिशरी ऊपर है। सारे जितने भी लेवल्स हैं वो क्या है, एक बराबर है। तो सारे इक्वल लेवल पे है और सभी के पास में डिफरेंट पावर है। सभी सेम लेवल पे है और सभी के पास में अलग अलग पावर है। मतलब जुडिशरी का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, लेजिस्लेचर का काम अलग है। लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ बनाने का। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लॉज को इंप्लीमेंट करने का। और जुडिशरी का काम क्या है, वो जो लॉ बने हैं उसको क्या बोलते हैं, जज करना कि ये लॉ बना है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना है या नहीं बना है। तो लॉ जो बना है लेजिस्लेचर ने बनाया है उसको सही तरीके से बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, ये जुडिशरी का काम। तो हर एक सेम लेवल पे है, कोई भी इससे ऊपर नहीं है, कोई भी किसी से नीचे नहीं है, और सभी के काम क्या है, अलग अलग है। तो इसमें यही आ गया, किसी भी ऑर्गन के पास में अनलिमिटेड पावर नहीं है। किसी भी ऑर्गन के पास में अनलिमिटेड पावर नहीं है, सभी के पास में लिमिटेड पावर है और सभी अपना काम अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन लेवल सबका क्या है, सेम लेवल है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। क्यों चेक्स एंड बैलेंसेस बोलते हैं? फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया उसको कौन चेक कर रहा है, जुडिशरी। ये लॉ सही तरीके से बना है या नहीं बना है। एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहा है तो जुडिशरी उसको देख रहे हैं कि अपना काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेजिस्लेचर जो है वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जितने भी जुडिशरी के जज हैं वो कैसे बन के आ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव के थ्रू। तो एग्जीक्यूटिव के थ्रू वो बन के आ रहे हैं और जुडिशरी वापस उन लोगों पे ध्यान दे रही है। लेजिस्लेचर वाले एग्जीक्यूटिव पे ध्यान दे रहे हैं, एग्जीक्यूटिव वाले लेजिस्लेचर पे ध्यान दे रहे हैं। तो कुल मिला के सब एक दूसरे का जो है एक दूसरे पे चेक्स रख रहे हैं और बैलेंस ऑफ पावर है। मतलब किसी के पास में भी अनलिमिटेड पावर नहीं है, किसी के पास भी कम पावर नहीं है, सबके पास अलग अलग पावर है। सभी सेम लेवल पे है, सभी के पास में अलग अलग पावर है और सभी एक दूसरे पे चेक रखते हैं। इसलिए इस सिस्टम को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस।
इसके अंदर जितने भी लोग हैं, जैसे अपन बोल रहे हैं अलग अलग ऑर्गन्स, तो जितने भी लोग हैं वो सारे क्या है, अकाउंटेबल हैं एक दूसरे को लेके। कोई अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकता, किसी ने गलत काम किया तो उससे कोई सवाल जवाब पूछने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर शाम को खेलने गए, लेट आए, तो घर पे पापा पूछने वाले हैं, तो अकाउंटेबल हो। मार्क्स क्यों नहीं आए, तो आपको घर पे जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मर्जी आए जो कर रहे हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, इसमें मर्जी आए जो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक दूसरे पे ये चेक रख रहे हैं। तो सारे लोग इसमें क्या है, अकाउंटेबल है। जुडिशरी का भी इसके अंदर रोल है। जुडिशरी का रोल क्या है, एग्जीक्यूटिव से चुनकर आते हैं और लेजिस्लेचर का देखते हैं कि लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया वो सही बनाया नहीं बनाया। अब इसको देखो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पहला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पहला फॉर्म ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको क्या बताया, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब ऐसे सीधी लाइन में। तो सीधी लाइन में है, इसका मतलब कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है, सारे इसी लेवल पे हैं, सारे क्या है, सेम लेवल पे हैं, लेकिन सबकी जो है पावर क्या है, अलग अलग है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, आपको ये याद रखना है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में पावर अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में डिवाइडेड होती है। कितने ऑर्गन्स हैं, पहला है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जब हम पावर को अलग अलग ऑर्गन में डिवाइड कर देते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। दूसरा, सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे कहाँ है, इक्वल लेवल पर है, कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है, लेकिन सारे ऑर्गन्स के पास में अलग अलग पावर है। क्या कह रहा है, दीज ऑर्गन्स आर प्लेस्ड एट सेम लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेम लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है, सबके पास में पावर जो है वो बराबर है, बट एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक ऑर्गन की अलग पावर है और उसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसमें कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ अनलिमिटेड पावर, किसी भी ऑर्गन के पास में अनलिमिटेड पावर नहीं है, सबके पास में पावर कैसी है, लिमिटेड है, क्योंकि उसके ऊपर कोई चेक रखने वाला है। दिस सेपरेशन इंश्योर दैट नो सिंगल ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। अगर मान लो कि मैंने 2-3 ऑर्गन नहीं बना के एक ही ऑर्गन बनाया होता, तो उस एक ऑर्गन के पास में सारी पावर है, तो ये पावर कैसी होगी, अनलिमिटेड पावर। जब आपने 3 ऑर्गन बना दिए और पावर आपने 3 लोगों में डिवाइड कर दी, तो अब अनलिमिटेड पावर नहीं है किसी के पास में भी, सबके पास में कैसी है, लिमिटेड पावर। ईच ऑर्गन हैज इट्स ओन रोल एंड लिमिटेशन। हर एक ऑर्गन की खुद की कुछ लिमिटेशंस है, उसके पास में अनलिमिटेड पावर नहीं है। ठीक है, इसीलिए सिस्टम को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, क्योंकि इसके अंदर हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर चेक रख रहा है कि अपनी पावर को मिसयूज तो नहीं कर रहा है। ठीक है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे रख रही है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी लेजिस्लेचर पे रख रही है, कुल मिला के एक दूसरे के ऊपर ये जो है वो चेक रखते हैं। ईच ऑर्गन चेक्स द पावर ऑफ अदर प्रिवेंटिंग मिसयूज। हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की पावर को चेक रखता है और वो ये देखता है कि मिसयूज तो नहीं कर रहा है। आगे, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस में पावर को कैसे डिवाइड करते हो, तो हॉरिजॉन्टली पावर को हम जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो क्या है, अकाउंटेबल है, मतलब जितने भी मेंबर हैं इन तीनों ऑर्गन में वो क्या है, अकाउंटेबल है। इन डेमोक्रेसी मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल दो हैव एक्सरसाइज पावर, दो दे एक्सरसाइज पावर बट आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। जो लेजिस्लेचर है वो अकाउंटेबल है किसको, पार्लियामेंट को और स्टेट असेंबली को, तो वो मर्जी आए जैसे भी कुछ नहीं कर सकते। लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं कि लेजिस्लेचर जो है वो अकाउंटेबल है किसके लिए, पार्लियामेंट को और स्टेट असेंबली को, तो वो मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ कर दिया तो अगले दिन जब सेशन आएगा पार्लियामेंट का तो ओपोजिशन पूछेगी आपने ये काम कैसे कर दिया। तो जो काम कर रहा है, जिसके पास पावर है, जो मिनिस्टर है, वो अकाउंटेबल है, उसको फिर जवाब देना पड़ेगा ओपोजिशन पार्टी को कि ये काम मैंने यूं किया था और इसका ये रिजल्ट निकला है। तो कोई भी अनलिमिटेड पावर किसी के पास में नहीं है। जुडिशरी का क्या रोल है, इवन दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो है वो जजेस को अपॉइंट करते हैं, दे हैव अथॉरिटी टू चेक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेकिन फिर भी जुडिशरी के पास में ये फंक्शन है कि वो एग्जीक्यूटिव के काम को जो है वो चेक रखे। फॉर एग्जांपल, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कुछ वोटर्स के नाम काट दिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपने नाम क्यों काट दिए, क्या रीजंस थे, तो आप बताओ।
तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रखा और उनसे जवाब मांगा। इट ऑल्सो रिव्यूज लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर, जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर जो लॉ बना रही है उसके ऊपर भी क्या रख रही है, चेक रख रही है। कुल मिला के हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में जो पावर है वो हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। 3 ऑर्गन बताए, किसी भी ऑर्गन के पास में जो है सारे ऑर्गन जो है वो सेम लेवल पे है, सबके अलग अलग पावर है। किसी भी ऑर्गन के पास में अनलिमिटेड पावर नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ये चेक्स रखते हैं, सभी लोग जो है अकाउंटेबल हैं और इसीलिए इसको अपन बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है वो उसका उल्टा है, वो क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। दूसरा क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पहले हमने क्या पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो हॉरिजॉन्टल पे तो सारे सेम लेवल पे थे, वर्टिकल के अंदर कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो सारे सेम लेवल पे नहीं है, तो किसी के पास ज्यादा पावर होगी, किसी के पास कम पावर होगी। इसके अंदर जो पावर है वो अलग अलग लेवल्स के अंदर डिवाइडेड है। उसके अंदर पावर कैसे डिवाइडेड थी, अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर। यहाँ पर पावर कैसे डिवाइडेड है, अलग अलग लेवल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, आपका हो गया एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट। अब जरूरी नहीं है हर एक कंट्री के अंदर ऐसा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया में तो है। इंडिया में तो हालांकि 3rd लेवल ऑफ भी है, इसके नीचे एक और है लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम शहरों में तो म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं और गांव के अंदर पंचायती राज का सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग लेवल है। तो अगर होल कंट्री के लिए, जो होल नेशन के लिए जो सरकार है उसको अपन बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया में उसको अपन बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट या उसको अपन बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सरकार रीजन के अंदर है या अलग अलग प्रोविंस के अंदर है उसको हम इंडिया में बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ये सारी कंट्रीज के अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये जितने भी मैंने मल्टीपल गवर्नमेंट बताए कि अलग अलग लेवल के हैं, इनको पावर कौन दे रहा है, पावर दे रहा है इनको कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अभी आपको समझा दूंगा ना, एक बार मैं लिख देता हूं उसको। हर एक कंट्री में नहीं होता है, इसमें जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, बेल्जियम के अंदर बेल्जियम का एग्जाम्पल या इंडिया का एग्जाम्पल। इसमें कौन सी नहीं है, श्रीलंका। श्रीलंका ने जो है वो पावर शेयर नहीं की थी। इस सिस्टम को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। और इंडिया के अंदर एक लोअर लेवल भी है। ठीक है, शहरों के अंदर तो है म्युनिसिपैलिटी और गांव के अंदर है पंचायत। ये तो है आपका रूरल एरिया में और ये है आपका अर्बन एरिया में। क्या मतलब है, अभी देखो, पहला मैंने बताया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसके अंदर पावर अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर डिवाइडेड है और उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। अभी दूसरा तरीका पावर को आप कैसे कैसे शेयर कर सकते हो। अच्छा, अभी अपन 4 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे, तो जरूरी नहीं है हर एक कंट्री के अंदर ये चारों अवेलेबल हो। किसी के अंदर 1 अवेलेबल होगा, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 ही। इंडिया में चारों फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडिया जो है वो पावर को 4 तरीके से शेयर करता है, तो हम 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है। देखो, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में सबसे पहले तो पावर जो है वो अलग अलग लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरी कंट्री के लिए जो है वो फेडरल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लेवल या रीजनल लेवल या प्रोविजनल लेवल के ऊपर हमने स्टेट गवर्नमेंट बनाई। अब इन दोनों की जो पावर है वो जो है वो अलग अलग है। यूनियन गवर्नमेंट की पावर अलग है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग है, और ये पावर अलग अलग है। इसको इंश्योर कौन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने बता रहा है कि किसकी क्या पावर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकती कि तू ये काम कर। जितना उसका पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ वो उतनी ही पावर एक्सरसाइज कर सकता है, डिक्टेट यहाँ पर नहीं कर सकता। फिर मैंने क्या बताया, हर एक कंट्री के अंदर ये डिवीजन ऑफ पावर अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल बेल्जियम के अंदर है, क्योंकि बेल्जियम ने सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाई, स्टेट भी बनाई।
और इंडिया में भी है, इंडिया में स्टेट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट भी है और यूनियन गवर्नमेंट भी है। श्रीलंका की बात देखो, श्रीलंका के अंदर सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जो कि थी सेंट्रल गवर्नमेंट। रीजनल ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे तमिल लोग, लेकिन उनको पावर नहीं दी। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अच्छा, जब आप पावर को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हो और इनके पास में, दोनों के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होते हैं, तो ऐसे डिवीजन ऑफ पावर को हम बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को तो हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स और बैलेंसेस। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को हम बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि फेडरल डिवीजन ऑफ पावर क्या होती है। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जहां पर पावर अलग अलग लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंटर के अंदर पूरे कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविजन या रीजन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर हमने इस पावर में और एक्सटेंशन दे दिया और एक नया लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना दिया। शहरों में तो है म्यूनिसिपैलिटी और गाँव के अंदर है पंचायत। ठीक है, इसको देखो क्या है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होती है। पावर कैन बी शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। वहां ऑर्गन था, यहाँ क्या आ गए, लेवल आ गए। क्या आ गए, जनरल गवर्नमेंट फॉर होल कंट्री एंड रीजनल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट। दो तरह की गवर्नमेंट आपको लगभग कंट्रीज में देखने को मिलती है, लेकिन इंडिया में एक एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। फेडरल गवर्नमेंट क्या आती है, जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। तो फेडरल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, जो पूरे देश की जो सरकार है उसको हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट को हम या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट देख लो, गवर्नमेंट एट प्रोविजनल और रीजनल लेवल। अलग अलग रीजन या अलग अलग प्रोविंस के अंदर जो सरकार होती है उसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एट प्रोविजनल एंड रीजनल लेवल आर कॉल्ड डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे इंडिया में अपन स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, वैसे पाकिस्तान के अंदर प्रोविजनल गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, इन इंडिया दे आर कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के भी अलग अलग नाम होते हैं, जैसे जनरल गवर्नमेंट या पूरे कंट्री की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे जो रीजन लेवल पे जो सरकारें होती है उनको भी अलग अलग नाम से जानते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट हो गया या स्टेट गवर्नमेंट हो गया। नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्री। ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ये हर एक कंट्री के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता, हर एक डेमोक्रेसी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है वो डेमोक्रेसी नहीं है, उन्होंने पावर को किसी और तरीके से शेयर कर दिया होगा। जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी कंट्री कहलाने के लिए चारों फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होनी चाहिए। पावर शेयरिंग होनी चाहिए चाहे आप कैसे भी करो, एक तरीके से करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, 10 तरीके से करो, लेकिन अगर पावर शेयर नहीं है तो वो डेमोक्रेसी नहीं। अगर आप एक तरीके से भी पावर शेयर कर रहे हो तो है। तो हर एक कंट्री के अंदर, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं होता है। दिस सिस्टम ऑफ मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। सम कंट्री डू नॉट हैव स्टेट और प्रोविजनल गवर्नमेंट एट ऑल। कुछ कंट्रीज के अंदर प्रोविजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होती ही नहीं है। अच्छा, अभी अगर नहीं दिख रहा है क्या लिखा हुआ है तो आपको टेंशन नहीं लेनी, अभी सिर्फ समझो कि सर नोट्स कैसे बनाए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, ये पीडीएफ मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा क्लास रिलीज होने के बाद में, तो आपको जो है इसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंग पावर। अब मैंने बोला 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब इन ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है इनकी क्या क्या पावर होगी ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं करेगा किसकी क्या पावर है तो ये आपस में लड़ते रहेंगे। वो बोलेगा मेरा काम है, वो बोलेगा मेरा काम है, तो दोनों का काम क्या कर दिया अपन ने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस पावर। इन कंट्री लाइक इंडिया वेयर मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लियरली डिफाइंस पावर ऑफ ईच लेवल। हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर क्लियरली डिफाइन दी गई है कि ये काम तुम करोगे। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो करेंसी छापना है, नोट इशू करना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट खुद की करेंसी नहीं छाप सकती। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल जो है एजुकेशन से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है, या अपन ये बोल रहे हैं पुलिस से रिलेटेड, तो पुलिस जो है वो किसका मैटर है, स्टेट गवर्नमेंट का। राजस्थान पुलिस को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती कि तुम्हारी जो है यूनिफॉर्म ऐसी होनी चाहिए। वो राजस्थान गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि हमारी पुलिस कैसे काम करेगी, कौन कितने घंटे काम करेगा, किसकी क्या यूनिफॉर्म रहेगी, कि किसकी क्या ड्यूटी रहेगी। तो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अलग अलग ड्यूटीज है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है किसके अंदर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में। इसके एग्जाम्पल देख लो बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम ने तो वर्टिकली पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया,
श्रीलंका ने नहीं किया। बेल्जियम फॉलोड द सिस्टम एंड शेयर्ड पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स। बेल्जियम ने जो है पावर अलग अलग लेवल के अंदर डिवाइड की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। श्रीलंका हाउएवर रिफ्यूज टू डू सो। श्रीलंका ने पावर को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। श्रीलंका ने तो पावर को जो है डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, तभी तो वहां पर जो है वो अपने को लड़ाई देखने को मिली। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ये जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है इसको हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर के नाम से भी जानते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के नाम से जानते हैं, वैसे ही वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम जानते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। अब जो आपका जो सेकेंड चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में, उसका नाम ही फेडरलिज्म है। तो मतलब उस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर में हम सरकार के अलग अलग लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। कितने लेवल्स हैं सरकार के? वैसे तो हालांकि 2 होते हैं, इंडिया में 3 है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो हम तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे और फेडरलिज्म के क्या फीचर्स है और इंडिया में ये फेडरलिज्म सक्सेसफुल क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। दिस अरेंजमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर में पावर कैसे डिवाइड करते हो? वर्टिकली डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन टू लोअर लेवल्स, इंडिया में हमने क्या किया, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर के अंदर एक और लेवल जोड़ दिया जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। द सेम प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आप लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना दो और उसके पास में भी कॉन्स्टिट्यूशनली पावर दो। आपने सेंट्रल और स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन पावर दी, वैसे ही लोकल को भी पावर मिलेगी। अगर लोकल के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है तो वो सिर्फ नाम मात्र की लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। द सेम प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट सच एज म्युनिसिपैलिटी इन सिटीज एंड पंचायत एंड विलेजेस। तो हमने लोकल गवर्नमेंट बनाई, शहरों के अंदर लोकल गवर्नमेंट को हमने बोला म्युनिसिपैलिटी और लोकल गवर्नमेंट को गाँव में बोला पंचायत। ये वाला जो सेक्शन है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। अभी जितने भी फीचर्स आ रहे हैं ना, ये हम आने वाले, जैसे हम जो अभी थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, फिर जो फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो आपको ये सारी चीजें अभी ध्यान रखनी है क्योंकि आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगी। अगला जो पावर को आप शेयर कर सकते हो, अभी 2 पढ़े, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब पावर को जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो अलग अलग सोशल ग्रुप्स में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग सोशल ग्रुप्स। जब आप पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हो। अच्छा, अब ये क्या मतलब सर? बेल्जियम की कहानी याद है? बेल्जियम के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है? अलग अलग सोशल ग्रुप भी क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं। 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट बने थे, डच के, फ्रेंच के और जर्मन के, और वो अपने फैसले खुद भी ले रहे थे 3 एस्पेक्ट्स पे। कौन कौन से एस्पेक्ट थे? 3। एक तो था उनका कल्चरल एस्पेक्ट, एक था एजुकेशनल और एक था लिंग्विस्टिक। तो जब आप पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो तो वो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स। इंडिया के अंदर भी हम करते हैं, इंडिया के अंदर भी हम पावर को डिवाइड करते हैं। कैसे कर रहे हैं इंडिया के अंदर? इंडिया में भी हमने रिजर्वेशन दिया हुआ है। आपके एमपी के चुनाव होते हैं या एमएलए के चुनाव होते हैं, हमने उसमें रिजर्वेशन का सिस्टम दिया हुआ है उन सेक्शन को जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। जैसे एससीज को रिजर्वेशन है, एसटीज को रिजर्वेशन है, ओबीसी को रिजर्वेशन है। तो इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग सोशल ग्रुप को पावर दे रहे हैं। इससे क्या होगा? ताकि पावर सभी लोगों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और सभी के पास में एक फेयर चांस हो पावर में आने का। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग सोशल ग्रुप में पावर कैसे डिवाइड कर सकते हो, इसका एग्जाम्पल है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट, और ये कहाँ बनी थी? ये बनी थी बेल्जियम में, ठीक है। अब इसका क्या फायदा है? ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट वीकर सेक्शन। जैसे इंडिया के अंदर एग्जांपल ले ले तो रिजर्वेशन, बेल्जियम के अंदर तो एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट का और इंडिया में एग्जांपल है रिजर्वेशन का। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि ये वीकर सेक्शन को भी रिप्रेजेंटेशन देता है पावर शेयरिंग के अंदर या डिसीजन मेकिंग के अंदर। इसका पर्पस क्या हो सकता है? हमने इसको क्यों किया?
अलग अलग सोशल ग्रुप में पावर क्यों बांटी हमने, इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस होगा ताकि डाइवर्स ग्रुप को क्या करा जा सके, इंक्लूड डाइवर्स ग्रुप इन डिसीजन मेकिंग। अलग अलग लोगों को डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड करना जो है इसका पर्पस है। इसका दूसरा पर्पस क्या है, आप देखो श्रीलंका की कहानी में मैंने बताया था कि तमिल्स के साथ पावर को शेयर नहीं किया गया, तो उनमें धीरे धीरे एलियनेटेड की फीलिंग आने लगी थी, मतलब फीलिंग ऑफ सेपरेशन आने लग गया था। तो ताकि लोगों के अंदर सेपरेशन की फीलिंग नहीं आए, इसलिए लोगों को पावर दे दो। तो इससे क्या दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी को एलियनेशन की फीलिंग नहीं आए, इसलिए हमको पावर शेयर करनी चाहिए। और क्या हो सकता है, इक्वल पार्टिसिपेशन। सिर्फ हमेशा मेजॉरिटी ही जो है वो चुनाव जीतकर नहीं है, तो जब अगर किसी कंट्री में कोई कम्युनिटी मेजॉरिटी में रह रही है तो वही हमेशा पावर में आएंगे, माइनॉरिटी कभी आ ही नहीं पाएंगे। तो इक्वल पार्टिसिपेशन कैसे हुआ, तो आप जो है वो पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप में डिवाइड कर देते हो, आप उसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। इंडिया में हम जो है सोशल ग्रुप के अंदर पावर रिजर्वेशन से दे रहे हैं, बेल्जियम ने वही कम्युनिटी गवर्नमेंट से दिया। ठीक है, तो दो सवाल पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग वेरियस सोशल ग्रुप एक्सप्लेन विद टू एग्जाम्पल, बेल्जियम का एग्जाम्पल और इंडिया का एग्जाम्पल। तो बेल्जियम का एग्जाम्पल तो है कम्युनिटी गवर्नमेंट और इंडिया का एग्जाम्पल है आपका रिजर्वेशन। ये जो आप पावर अलग अलग सोशल ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हो, इससे क्या होता है ना, फेयर चांस मिलती है किसको, माइनॉरिटीज को, ताकि वो किस में आ सके, पावर में आ सके। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में, जेंडर, कास्ट, रिलीजन। ये आपका जो है वो चैप्टर नंबर 3 होगा। चैप्टर नंबर 3 में हम जो है शेयरिंग ऑफ पावर अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स, ये हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, क्यों की जा रही है, ताकि सभी लोगों का पार्टिसिपेशन बना रह सके, किसी का भी जो है वो अपने आप को अलग नहीं समझे कि हमारे इंटरेस्ट की कोई सुन ही नहीं रहा, इसलिए हम जो है अलग अलग सोशल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इसका आप एग्जांपल दे सकते हो, एक क्लास मॉनिटर। फॉर एग्जांपल एक क्लास है और उसके अंदर क्लास मॉनिटर है और एक टीचर, दो क्लास है, दो क्लास मॉनिटर है। एक क्लास के अंदर क्लास मॉनिटर साल के स्टार्टिंग से एंड तक बदला ही नहीं, तो बाकी लोगों को कभी मॉनिटर बनने का चांस मिला ही नहीं। तो लोगों के मन में क्या आएगा, यार हमको तो कभी मॉनिटर बनने का चांस मिला ही नहीं। एक क्लास ऐसा है जिसमें हर महीने बाद जो है वो मॉनिटर चेंज हो रहा है, तो उस क्लास के अंदर क्या है, सभी लोगों के पास में चांस है कि वो मॉनिटर बन सके। तो जब आप पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप में डिवाइड करते हो तो सभी के पास में चांसेस हैं कि वो पावर में आ सके और अपनी बात रख सके। समझ में आया? थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, हम पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप्स में बांट दिया। सबसे पहले हमने अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर बांटा, जिसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं या चेक्स एंड बैलेंस बोलते हैं। फिर हमने पावर को अलग अलग लेवल के बीच में बांटा, जिसको हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं या फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। अब हमने पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप्स में बांट दिया ताकि सभी लोगों का पार्टिसिपेशन बना रहे, कोई भी अपने आप को अलग महसूस नहीं करे या कोई भी ऐसा महसूस नहीं करे कि हमारी इच्छा, हमारी इंटरेस्ट को तो यहाँ पर सुन ही नहीं रहा है, जैसे तमिल्स के अंदर ये भावना आई थी श्रीलंका के अंदर। ठीक है, अब देख लो, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज। अलग अलग रिलीजन के अंदर पावर को शेयर कर दो, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वालों के अंदर पावर शेयर कर दो। पावर आप अलग अलग सोशल ग्रुप्स में कैसे भी कर सकते हो, या जेंडर के बेसिस पे पावर को शेयर कर दो, या जो है कास्ट के बेसिस पे पावर को शेयर कर दो, कैसे भी कर सकते हो आप पावर को शेयर अमंग सोशल ग्रुप्स। एग्जाम्पल क्या है इसका, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। Belgium provided a good example with its community government where power is shared among different social groups. बेल्जियम एक अच्छा एग्जाम्पल है कि पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप में कैसे डिवाइड कर सकते हो, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना के। 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, डच, फ्रेंच और जर्मन्स की। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन। क्या एडवांटेजेस है, ये वीकर सेक्शन को क्या है, रिप्रेजेंटेशन मिलता है, वरना उनको कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। माइनॉरिटी को जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिलता नहीं, तो उनको रिप्रेजेंटेशन
नहीं मिलेगा। ठीक है, इन सम कंट्रीज देर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन इन लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगर अपन लोकल गवर्नमेंट की बात करें भारत के अंदर, तो उसमें 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। इसका मतलब आपने पावर को शेयर करने के लिए सीटें रिजर्व कर दी। अब इससे क्या हुआ ना, पावर दो सोशल ग्रुप्स के बीच में डिवाइड हो गई, मेन प्लस वुमेन। तो ये एक तरह के क्या है, मेन और वुमेन अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं। तो आपने वुमेन वाले सोशल ग्रुप में पावर को डिवाइड कर दिया, कैसे, रिजर्वेशन देके। वुमेन ऐसे चुनाव नहीं लड़ पाती है क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। तो आपने क्या कर दिया, रिजर्वेशन दे दिया कि यहाँ पर तो सिर्फ वुमेन ही जीत कर आएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया। India has a system of reserved constituencies in parliament and state assembly to represent marginalized groups. इंडिया के पार्लियामेंट के चुनाव हो, एमपी के चुनाव हो या एमएलए के चुनाव हो, हमने कुछ सीटें रिजर्व की हुई है मार्जिनलाइज ग्रुप्स के लिए, ऐसे ग्रुप्स जो पिछड़े हुए हैं। कौन से, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया। तो अगर इनको रिजर्वेशन नहीं देंगे तो ये कभी भी पावर में नहीं आ पाएंगे। तो रिजर्वेशन देके हमने क्या किया, पावर को जनरल कैटेगरी और मार्जिनलाइज कैटेगरी के अंदर पावर को डिवाइड कर दिया। इसका पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ दिस अरेंजमेंट, पहला तो मैंने आपको बता दिया कि वीकर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा देखो, दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग एम्स टू इंक्लूड डाइवर्स सोशल ग्रुप्स इन गवर्नमेंट, मतलब अलग अलग सोशल ग्रुप्स का गवर्नमेंट के अंदर हिस्सेदारी हो। प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ माइनॉरिटी एंड अंडर रिप्रेजेंटेटेड कम्युनिटी, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है या अंडर रिप्रेजेंटेटेड कम्युनिटी है उनके अंदर एलियनेटेड मतलब सेपरेशन की भावना नहीं आए, इसलिए हमने पावर उनको दे दी। इंश्योर फेयरनेस एंड इक्वल पार्टिसिपेशन इन पावर, फेयर तरीका है कि सभी लोगों में पावर बांटने का, क्योंकि जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो गरीब है, जो अनएजुकेटेड है, इसका मतलब तो कभी आ ही नहीं सकता चुनाव जीत के। तो हमने क्या कर दिया, उसके लिए रिजर्वेशन का सिस्टम कर दिया कि यहाँ पर तो वही लोग आएंगे, तो वो जब पावर में आएंगे तो अपने लिए डिसीजन बनाएंगे और अपने लिए अच्छे लॉज बना सकते हैं जिनसे उनकी कम्युनिटी का जो है वो मार्जिनलाइज नहीं रहे या अंडर रिप्रेजेंटेटेड नहीं रहे, फेयर जो है वो पार्टिसिपेशन बना रहे। अ फेयर शेयर इन पावर फॉर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज को एक फेयर चांस मिलता है पावर में आने का। दिस मेथड गिव्स माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर चांस इन पावर एंड प्रमोटिंग सोशल हार्मनी एंड इंक्लूजन। सभी को जो है एक साथ मिलकर, सभी एक साथ मिलकर जो है वो कैसे रूल करते हैं, ये जो है वो एक तरीका है पावर को सोशली डिवाइड करने का। मतलब पावर को जब आप सोशली डिवाइड करते हो तो इसमें क्या है ना, अलग अलग सोशल ग्रुप एक साथ आकर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो इससे जो है उन दोनों के बीच में हार्मनी बढ़ती है और इंक्लूजन की भावना कि हाँ भाई तू भी हमारे पार्ट है, उसकी भावना बढ़ती है, ना कि एक्सक्लूजन की कि तुम हमारा पार्ट नहीं हो। सिन्हाला लोगों ने ऐसे ही किया था, एक्सक्लूजन की भावना की थी, मतलब तमिल लोग अलग हो गए और उससे हार्मनी इन दोनों के बीच में बिगड़ गई, हार्मनी बिगड़ी तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया इन दोनों के बीच में। ये जो है हम यूनिट 2 के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज। अच्छा सॉरी, हाँ, तो ये मैंने आपको बताया, हम जो है वो 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, जेंडर, रिलीजन और कास्ट वाले चैप्टर में। ये मैंने बताया 3rd चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग सोशल ग्रुप में पावर कैसे डिवाइड करते हैं और उसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया, इस क्लास मॉनिटर रोटेशन ऑफ पावर शेयरिंग, मॉनिटर का रोटेशन पावर शेयरिंग का एग्जांपल है क्या, बिल्कुल है। अगर रोटेशन नहीं हो रहा तो पावर शेयरिंग नहीं होगी। यस, अ सिंपल सेंस, चेंजिंग अ क्लास मॉनिटर एवरी मंथ इज अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग एज इट इज गिव्स एवरीवन अ चांस टू लीड, सभी को जो है वो मॉनिटर बनने का मौका मिल रहा है। प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर, एक ही जने के पास में पावर हो इसको प्रिवेंट करता है। इंकरेजेस फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी लोगों के पास में पावर में आने का फेयर चांस है और सभी लोगों के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने का भी चांस है। तो 3rd फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है जब आप पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप्स में बांट देते हो। पहला तरीका आपका बेल्जियम का कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गया, इंडिया में रिजर्वेशन हो गया। क्यों करते हैं, ताकि वीकर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो, डाइवर्स ग्रुप को आप अकोमोडेट कर सको, उनमें सेपरेशन की भावना नहीं आए, सभी लोगों के पास में एक फेयर चांस हो ताकि वो पावर में आ सके। ठीक है, 4th फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, जब आप पावर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स।
जब आप पावर को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में डिवाइड कर दो, या अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दो, या अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट के अंदर डिवाइड कर दो, तो वैसे भी आप पावर को शेयर डिवाइड कर सकते हो। इंडिया में इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि इंडिया में जो है कोई भी एक पार्टी रूल नहीं कर रही है, यहाँ पर पार्टीज का ग्रुप, सारी पार्टियां एक साथ आकर फिर चुनाव लड़ रही है और फिर सरकार बना रही है। समझ में आया? जैसे इंडिया में एक तो है क्या बोलते हैं, एनडीए का अलायंस, एनडीए अलायंस, और एक है आपका, इंडिया में दो अलायंस है, एक बीजेपी का और एक कांग्रेस का, मैं नाम भूल रहा हूं। मैं आपको जो है वो अगली नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसका मतलब यही है कि बहुत सारी पार्टी एक साथ आकर मिलकर एक अपना अलायंस बना रही है, इधर बहुत सारी पार्टी अपना आके अलायंस बना रही है। क्यों अलायंस बना रही है? क्योंकि एक पार्टी इतनी एफिशिएंट नहीं है कि वो अकेली मेजोरिटी में आ जाए, तो बहुत सारी पार्टी एक साथ मिलकर जो है वो चुनाव लड़ रही है, और फिर वो जब चुनाव जीत जाती है तो वो एक पार्टी का रूल नहीं है, वो दो से ज्यादा पार्टी का क्या हो गया, रूल। इसको अपन बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। और ये जो है वो एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। अभी तक अपन ने सारे इनडायरेक्ट जो है वो पावर शेयरिंग के सोर्स पढ़े। ये जो कोएलिशन गवर्नमेंट का एग्जांपल है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ पावर शेयरिंग है। इसको मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होती है ना, जब अपन पावर को ऐसे शेयर करते हैं तो लोगों के पास में क्या होती है, चॉइस होती है कि वो तो या तो इसको चुन सकते हैं या वो इसको चुन सकते हैं। अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, एक ही जो है वो ग्रुप है, एक ही मूवमेंट है, तो लोगों के पास में एक ही चॉइस है। तो लोगों के पास में क्या है, चॉइस है। जब बहुत सारी पार्टीज हैं जो चुनाव लड़के जीत सकती है, तो इसके अंदर क्या होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन। पॉलिटिकल कंपटीशन का क्या एडवांटेजेस है कि अगर आपने इस बार काम नहीं किया तो अगली बार आपको हटा देंगे, तो आपस में जो है बढ़िया काम करने की होड़ लगी रहती है। फिर क्या है, इसके अंदर जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज। मतलब हमारे पास में अलग अलग आइडियोलॉजी को चूज करने का भी मौका है और अलग अलग आइडियोलॉजी को पावर में आने का भी मौका है। फॉर एग्जांपल एक ही पार्टी है तो उसकी जो सोच है वही फिर गवर्नमेंट की सोच बनेगी और वही देश की सोच बन जाएगी। लेकिन अलग अलग पार्टी है तो अलग अलग सोच है, तो लोगों के पास में अलग अलग सोच को चुनने का मौका है, और अगर वो पावर में आते हैं तो उनकी आइडियोलॉजी से काम करने का भी मौका है। तो जो है अलग अलग आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका कोएलिशन गवर्नमेंट। क्या एग्जाम्पल है, कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब बहुत सारी पार्टी एक साथ मिलकर जो है वो रूल कर रही है। अच्छा, इसमें जो है वो अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स भी आते हैं, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देख लेते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, या अपन देख लेते हैं फार्मर्स, या अपन देख लेते हैं वर्कर्स। अब ये क्या ना, जितने भी इंडस्ट्री के मालिक हैं उनका एक ग्रुप है, जितने भी फार्मर है उनका एक ग्रुप है, जितने भी वर्कर है उनका एक ग्रुप है। अब ये क्या करते हैं, कोई भी लॉ बन रहा है तो इनको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो ये जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार इनकी बात सुनती है और सरकार उनसे ही पूछ लेती है, अच्छा बताओ तुम्हारे लिए अगर लॉ बनाए तो कैसा बनाएंगे। तो क्या है, डायरेक्ट लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये प्रेशर ग्रुप्स नहीं होंगे तो कोई आइडियाज देने वाला नहीं होगा सरकार को, आइडिया देने वाला नहीं होगा तो सरकार अपनी मन मर्जी से लॉ बना लेगी। समझना है? जैसे अभी आपको याद है कोरोना के टाइम पे ही वो फार्मर बिल आया था, सरकार फार्मर बिल लेके आई, फार्मर को वो बिल पसंद नहीं आया, फार्मर ने प्रोटेस्ट किया और सरकार ने उनकी बात सुनते हुए वो बिल को वापस ले लिया और सरकार ने फार्मर से ही पूछा, अच्छा तुम ही बता दो तुम्हारे लिए कैसा लॉ बना है। तो फार्मर्स ने अपनी बातें सरकार को रख कर दी। तो ये भी क्या है, पावर का या डिसीजन मेकिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है। सरकार ने अकेले डिसीजन नहीं लिया। मान लो अगर सरकार अकेले डिसीजन ले रही होती तो फिर फार्मर्स की बात ही नहीं सुनती। समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो है अपन अलग अलग जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में जो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हम 4th चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज में पढ़ेंगे। आपका एक चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो 4th फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग थ्रू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पावर शेयरिंग ऑल्सो हैपेंस थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट दैट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल दोज इन पावर। पावर को आप अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में शेयर कर सकते हो, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स में कर सकते हो, या मूवमेंट के अंदर कर सकते हो जो सरकार बना रहे हैं या सरकार को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है ना, फ्रीडम ऑफ चॉइस इन डेमोक्रेसी। लोगों के पास में एक फ्रीडम है कि वो चूज कर सकते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी या ये पॉलिटिकल पार्टी। इन डेमोक्रेसी सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज फ्रॉम वेरियस कंटेंडर फॉर पावर।
कौन कौन पावर में आना चाहता है, तो लोगों के पास में चॉइस है या तो ये या ये। दिस इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन कंसंट्रेटेड इन वन हैंड। अगर सिंगल पार्टी होगी, लोगों के पास में जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी, तो जो है वो पावर का कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के पास में पावर है, तो पावर का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। पॉलिटिकल कंपटीशन इन मॉडर्न डेमोक्रेसी देयर इज कंपटीशन अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। सबको पावर में आना है, तो आपस में सबके पास में क्या है, कंपटीशन। अब ये कंपटीशन होड़ है कि मैंने बेहतर काम किया, मैंने बेहतर काम किया। अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी को पता है अपन कैसा भी काम करें पावर में अपन आ जाएंगे। अब क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है तो उनको पता है कि अगर काम नहीं किया तो अगली बार वो आ जाएंगे। तो पॉलिटिकल कंपटीशन है। इंश्योर्ड अ मोर बैलेंस फेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और इसमें जो पावर का जो बैलेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी बना रहता है। क्योंकि अगर एक ही पार्टी होगी तो हमेशा वही पावर में आएगी। तो अगर अलग अलग पार्टीज हैं तो उनमें पॉलिटिकल कंपटीशन है बेहतर काम करने की, और अगर काम नहीं किया तो उसको हटा देंगे। तो पावर का क्या है, बैलेंस है, कभी इसके पास में है कभी इसके पास में। शेयरिंग पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। अलग अलग सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग आइडियाज को रिप्रेजेंट करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर शेयर कर सकते हैं। दिस हैपेंस स्पेशली ओवर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के अंदर जो है वो अलग अलग सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी, अलग अलग आइडियाज को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी को भी जो है मौका मिलता है कि वो पावर में आके अपने लोगों के लिए काम करवाए। तो आप जब पावर को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में डिवाइड कर देते हैं तो इसका यही एक अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, लोगों के पास में चॉइस है, या तो इसको चुन सकते हैं या फिर इसको चुन सकते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट इसका बहुत बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर पावर कैसे शेयर है। समटाइम्स टू और मोर पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन। बहुत सारी पार्टी मिलकर एक अलायंस बना लेती है और वो चुनाव लड़ती है। अगर वो चुनाव जीत जाती है तो वो फिर सरकार भी बनाती है। इफ इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट। जब जीत जाते हैं तो वो गवर्नमेंट बनाते हैं। कैसी, कोएलिटेड गवर्नमेंट, सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट नहीं, बहुत सारी पार्टी की गवर्नमेंट। ठीक है। दिस इज डायरेक्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अमंग पार्टीज। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल क्या है। तो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल क्या है, कोएलिशन गवर्नमेंट। आप पावर को डायरेक्टली शेयर कर रहे हो पार्टीज के साथ, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सरकार में बैठी हो तो डायरेक्टली डिसीजन ले रही है, आप इनडायरेक्टली डिसीजन ले रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली डिसीजन ले रही है। तो ये कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैसा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। कौन सा, कोएलिशन गवर्नमेंट का। ठीक है। रोल ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप, देयर आर इंटरेस्ट ग्रुप इन सोसाइटी सच एज ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर, ट्रेड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अलग अलग लोगों के अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। ये कैसे पावर शेयरिंग या डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। इन्फ्लुएंस इज द इंटरेस्ट ग्रुप, इनका इन्फ्लुएंस क्या होता है पावर के अंदर या पावर शेयरिंग के अंदर। दिस ग्रुप शेयर पावर इन टू वेज, दो तरीके से पावर को शेयर करते हैं। कैसे, बाय पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नमेंट कमिटीज। गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाना चाहती है तो एक कमेटी बनाती है, तो कमेटी के अंदर वो लोग जाएंगे और वो अपनी राय रखेंगे और उनकी राय को नजरअंदाज रखते हुए लॉ बनाया जाएगा। तो लॉ मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाय इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट डिसीजन एंड पॉलिसीज, पसंद नहीं आ रहा तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज और डिसीजन को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, अभी रिसेंटली फार्मर बिल आया था, फार्मर बिल आया था, उसके ऊपर इन लोगों ने उसको सरकार बिल लेके आई, इनको पसंद नहीं आया तो सरकार ने वो बिल हटाया। तो उन्होंने गवर्नमेंट के डिसीजन और पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है। इसका जो है हम पढ़ेंगे, मोर डिटेल पढ़ेंगे आपके पॉलिटिकल पार्टीज में। मैंने आपको बताया जब पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे तब हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में पावर को कैसे शेयर कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो ये था कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है और पावर शेयरिंग हम कैसे कैसे करें। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, दो रीजंस बताए, मॉरल और प्रूडेंशियल। पावर शेयरिंग कैसे कर सकते हैं, चार रीजंस, चार तरीके बताए। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग सोशल ग्रुप, पावर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। अब ये कुछ सवाल है, क्या सवाल है, डैश इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, तो आपको आंसर करना है, कब करोगे, कमेंट करके। ठीक है। फिर क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज ऑल्सो कॉल्ड। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को और किस नाम से जानते हैं, मैंने आपको बताया है। थर्ड क्वेश्चन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज ऑल्सो कॉल्ड। वर्टिकली जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसका भी एक नाम बताया था मैंने, याद करो,
सुना होगा तो आप इसको आराम से कर पाओगे। फिर डैश एंड डैश आर टू एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स। एक बेल्जियम का एग्जाम्पल बताया था, एक इंडिया का एग्जाम्पल बताया था। ये अलग अलग सोशल ग्रुप में पावर को कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसके दो एग्जाम्पल बताए थे मैंने आपको। एक बताया था बेल्जियम का, एक बताया था इंडिया का। तो कौन सा एग्जाम्पल है, उनके नाम लिखने, कंट्री का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। फिर डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का एग्जाम्पल बताओ। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, 5 मिनट पहले पढ़ा है, अगर रिकॉल कर पाओगे तो बढ़िया है। ये 2 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के फॉर्म्स बताने हैं आपको 4। एक तो हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक सोशल ग्रुप्स, एक पॉलिटिकल ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप्स। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग 4 है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टी या प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट के अंदर। वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, मॉरल रीजंस बताओ और प्रूडेंशियल रीजंस बताओ। ये 5 पॉइंट इसमें भी, 5 पॉइंट इसमें भी। ये भी आपका 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का। इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को एक्सप्लेन करो, 5 नंबर का है। तो मैंने आपको कम से कम 7-8 पॉइंट बताए, आपको 5 ही पॉइंट लिखने, लेकिन आपको ऐसा नहीं है सारे पॉइंट वहां पर लिख के आने हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास आएगी जो आएगी मंडे को, और मंडे को टाइम नोट कर लो, शाम 4 बजे, और हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। तब तक के लिए हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।